बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 की पार्ट 2 की वीडियो से, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ बायोफिज़िक्स, व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज़ बायोजोग्राफी एंड व्हाट इज़ बायोस्टैटिक्स एंड व्हाट इज़ बायोइकोनॉमिक्स। इनको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़। नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़? अब इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी का ये मतलब है, व्हाट इज़ मेंट बाय इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि हाउ डू यू लिंक डिफरेंट ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल वी हैव बायोलॉजी एज अ मेन ब्रांच जो हम पढ़ रहे हैं अभी एज अ सब्जेक्ट। हाउ बायोलॉजी इज़ रिलेटेड टू फिज़िक्स, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू केमिस्ट्री, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू बायोइकोनॉमिक्स एंड फाइनली बायोस्टैटिस्टिक्स। आपकी बुक में 5 डिसिप्लिन्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोइकोनॉमिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। हम वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है बायोफिजिक्स। नाउ व्हाट इज़ बायोफिजिक्स? नाम से जाहिर है कि देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बायो विच इज़ द ह्यूमन लाइफ और एनी प्लांट लाइफ और एनी माइक्रोब। हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि बायो का मतलब है लिविंग थिंग्स, ठीक है। एंड फिजिक्स, now what is physics? We all know the study of matter, energy and their mutual relationship is called physics. Now how does that energy, how does that matter link to biology? बायो और फिज़िक्स का आपस में रिश्ता नाता क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? बायोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। हम रीड करते हैं क्या कहता है, इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, जैसे बायो और फिज़िक्स। द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल फिनोमेना एंड द प्रॉब्लम्स यूजिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स। हम फिज़िक्स की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए बायोलॉजिकल फिनोमेना को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने देखा होगा जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हमारे पास MRI मशीन्स होती हैं, हमारे पास CT स्कैन्स होते हैं, हमारे पास एक्सरेज होते हैं। और नाउ MRI इज़ द क्रिएशन ऑफ फिज़िक्स, CT स्कैन इज़ द क्रिएशन ऑफ फिज़िक्स, एक्सरे इज़ द क्रिएशन ऑफ फिज़िक्स। अब जब हम MRI, CT स्कैन और एक्सरे को इस्तेमाल करते हैं और हम उससे इंसानों का फ़ायदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरे की मदद से हम डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं, CT स्कैन की मदद से हम डायग्नोज करते हैं, MRI की मदद से हम डायग्नोज करते हैं। तो इट इज़ हेल्पिंग द ह्यूमन लाइफ, इट इज़ हेल्पिंग बायोलॉजी। सो द क्रिएशन ऑफ फिज़िक्स जो कि मदद कर रही है बायोलॉजी को, यानी कि ह्यूमन लाइफ को। सो फिज़िक्स हेल्पिंग बायो इज़ कॉल्ड बायोफिज़िक्स, ठीक है। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है वो है कि फोटोसिंथेसिस फॉलोज द लॉज ऑफ फिजिक्स ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपना फूड जनरेट करते हैं यूजिंग द लाइट ऑफ सन, यूजिंग द लाइट ऑफ सन। अब सन से जो एनर्जी आती है वो आती है फोटॉन्स की फॉर्म में, ठीक है। अब फोटॉन्स प्योरली स्टडी है फिज़िक्स की, तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज़ प्योरली फिज़िक्स फिनोमेना, जिसको हमें फिज़िक्स में पढ़ना चाहिए लेकिन हम उसको बायो में पढ़ते हैं। तो वो ब्रांच, वो वाली इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी जो मिक्स करेगी बायो और फिज़िक्स को, उसको हम बोलेंगे बायोफिज़िक्स। शाबाश, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, बायोफिज़िक्स। एग्जांपल यही है कि फोटोसिंथेसिस फॉलोज द लॉज ऑफ फिज़िक्स ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि केमिस्ट्री और बायो आपस में कैसे लिंक्ड हैं। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ वाटर की, मैं बात करता हूँ C6H12O6 की, मैं बात करता हूँ C6H6 की। नाउ ये सब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वी ऑल नो H2 इज़ द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ वाटर, C6H12O6 इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड, विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, बात समझ आ गई। अब वाटर जिसका फार्मूला है H2 जो कि केमिकल फार्मूला है, ग्लूकोज जिसका फार्मूला है C6H12O6 जो कि एक केमिकल फार्मूला है। अब जब हम इस केमिकल फार्मूले को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हाउ डज़ द ग्लूकोज एक्ट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, हाउ डज़ द वाटर एक्ट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, तो जब हम ये स्टडी करेंगे तो हम कहते हैं कि वी आर मिक्सिंग बायोलॉजी विद केमिस्ट्री, ठीक है ना, क्योंकि ये तो केमिकल कंपाउंड्स हैं। जब केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी हम ह्यूमन लाइफ पे करेंगे या प्लांट लाइफ पे करेंगे या किसी माइक्रोब पे करेंगे जो कि सब बायो में आते हैं,
तो दिस स्टडी विल बी कॉल्ड द बायोकेमिस्ट्री। दिस स्टडी विल बी कॉल्ड द बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पर ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। C6H12O6 कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये रेस्पिरेशन वाला रिएक्शन है, ये आप पढ़ेंगे आपके सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में। जब हम बनाएंगे उस पर वीडियो तो हमें पता चल जाएगा। ये हमारे पास एक रेस्पिरेटरी फिनोमेना है और आप देख सकते हैं कि ये प्योरली केमिकल्स पे काम कर रहा है। व्हाट आर दीज केमिकल्स? नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड एंड वाटर इज़ प्रोड्यूस्ड। तो ये सब केमिकल कंपाउंड्स हैं। तो केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जी, अब आ गया आपके पास बायोजोग्राफी। बायो मीन्स लाइफ, जोग्राफी मीन्स प्लेसेस या अर्थ। ठीक है, जोग्राफी बेसिकली लोकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, नाउ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन स्पेस एंड टाइम। इस बात का क्या मतलब? इस बात का ये मतलब है कि एक ख़ास ऑर्गेनिज़म है, एक ख़ास लिविंग ऑर्गेनिज़म है, एक ख़ास लिविंग ऑर्गेनिज़म है, अपने अल्फाज पे गौर करना। एक ख़ास लिविंग ऑर्गेनिज़म है, वो किस ज्योग्राफी पर रह रहा है, वो किस लोकेशन में रह रहा है, वो कहाँ रह रहा है, और उसका वहाँ रहना उसको कैसे फ़ायदा दे रहा है, उसको कैसे नुकसान दे रहा है। ये सब चीज़ें जब हम पढ़ेंगे, ज्योग्राफी इज़ अ थिंग दैट वी आर नॉट गोना स्टडी इन बायोलॉजी। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम बायोलॉजी में पढ़ना चाहिए, लेकिन हम कंबाइन कर रहे हैं बायोलॉजी को और ज्योग्राफी को। ठीक है, ज्योग्राफी ख़ुद में एक सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं ओशंस के बारे में, हम पढ़ते हैं समुद्रों के बारे में, हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, अमेज़ॉन जंगल्स और ये सब कुछ, ये सब ज्योग्राफी का हिस्सा है। ठीक है, अब उसको हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में। तो ये बेसिकली एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है जिसमें हम बायोलॉजी और ज्योग्राफी को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में वो कहता है कि वाई पोलर बेयर्स आर फाउंड ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द आर्कटिक रीजन्स। ठीक है ना, कि ये जो पोलर बेयर है, जो वाइट कलर का हमें बेयर नज़र आ रहा है, इसको हम कभी किसी जंगल में नहीं देखेंगे, इसको हम समंदर में नहीं देखेंगे, इसको हम देखेंगे अंटार्कटिका के स्नोई प्लेसेस में, उन जगहों पे जहाँ पर बर्फ़ होती है। इसी तरह पेंगुइन्स को आप हर जगह नहीं देखेंगे, पेंगुइन्स को आप वहाँ देखेंगे जहाँ पर बर्फ़ होती है। समझ गए ना बात को? तो ये बेसिकली हम पढ़ते हैं कि क्यों पोलर बेयर हमेशा ठंडी जगहों पर ही पाया जाता है, क्यों मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डैम्प और वार्म एरियाज़ में होते हैं। मच्छरों के बारे में, जो मलेरिया कॉज करते हैं, उनके बारे में एक बहुत फेमस बात है, बल्कि उनका हैबिटेट ये होता है कि वो इन एरियाज़ में पाए जाते हैं, डैम्प एंड वार्म एरियाज़। वो एरियाज़ जहाँ पर नमी होती है, जहाँ पर पानी होता है, जहाँ पर गंदा पानी होता है, जहाँ पर खड़ा हुआ पानी होता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया ऐसे रीजन्स में क्यों होता है। ठीक है, और पोलर जो हमारे पास पोलर बेयर्स हैं वो हमारे पास क्यों आर्कटिक रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो जब हम इन चीज़ों को, जो हम ज्योग्राफी और बायो को कंबाइन करेंगे, तो हम उसको एक स्पेसिफिक ब्रांच में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं बायो ज्योग्राफी। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन स्पेस एंड टाइम। और फिर ये हमारे पास इसकी दो एग्जांपल्स होगी, इसको अपने अलग अलग करके लिखना है कि पोलर बेयर्स फाउंड इन द आर्कटिक रीजन एंड मलेरिया फाउंड इन द डैम्प एंड वार्म रीजन्स। उसके बाद हम बात करते हैं बायो स्टेटिस्टिक्स की। तो व्हाट इज़ स्टेटिस्टिक्स? याद रखना, स्टेटिस्टिक्स में हम नंबर्स को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दी है कि 90% ऑफ द पीपल हु स्मोक विल गेट लंग कैंसर। नाउ इट्स एन आर्बिट्ररी नंबर। ठीक है, ये कोई हकीकत नहीं है, इट्स जस्ट एन आर्बिट्ररी नंबर, बट इट्स जस्ट शोइंग स्टेटिस्टिक्स कि 90% ऑफ द पीपल जो स्मोक करेंगे उनको लंग कैंसर होगा। अब ये नंबर्स हमारे पास कहाँ से आए? 90%, यानी कि अगर 10 बंदे स्मोक कर रहे हैं तो उसमें से 9 लोगों को लंग कैंसर हो जाएगा। अब इस बात का क्या मतलब है? ये बात हमें कैसे पता चली? ये बात हमें पता चली रिसर्चेस करके। रिसर्चेस किसने की? वो लोग जो स्टडी कर रहे थे किसको? बायो स्टेटिस्टिक्स को। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। उसके बाद हम बात करते हैं बायो इकोनॉमिक्स की। अच्छा, इकोनॉमिक्स आपको पता है इट्स रिलेटेड टू फाइनेंसेस। ठीक है, फाइनेंसेस यानी कि मनी, पैसे। तो बायोलॉजी और फाइनेंसेस और मनी का आपस में क्या रिश्ता नाता है, इसको हम पढ़ेंगे बायो इकोनॉमिक्स में। अब ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि पैसों का और बायो का क्या रिश्ता है। तो बात ऐसी है कि मैं कहता हूँ कि एक किसान है और उसने सारा साल जो है वो गंदम की काश्त की है। अब वो गंदम की काश्त, गंदम क्या थी? गंदम कम्स इन बॉटनी। बॉटनी यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है ना, अब वो स्टडी ऑफ प्लांट्स, वो बॉटनी, वो बायोलॉजी, जब वो उसको बेचेगा, जब अपनी गंदम को काट कर वो बेचेगा, ठीक है ना, तो वो अपनी हमारे मुल्क की इकोनॉमी को कितना फ़ायदा दे रहा है, कितना नुकसान दे रहा है, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे बायो इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना, कि हमारे ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स,
हमारे एनिमल्स, हमारे प्लांट्स, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वो किस तरह हमारी कंट्री की इकोनॉमी को इम्प्रूव करते हैं या उसको कम करते हैं। ये चीज़ हम पढ़ेंगे बायो इकोनॉमिक्स में। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज़ कर देता हूँ। बायो फिज़िक्स में हम डिसाइड करते हैं कि बायो और फिज़िक्स आपस में किस तरह इंटरडिसिप्लिनरी है। फॉर एग्जांपल एमआरआई, सीटी स्कैन एंड एक्सरेज कैसे यूज़ हो रहे हैं बायोलॉजी में। बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि केमिकल मॉलिक्यूल्स लाइक C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन यानी कि केमिकल कंपाउंड्स कैसे असरअंदाज हो रहे हैं ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स पे। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं बायोजोग्राफी यानी कि पोलर बेयर्स जो कि हमारे पास आर्कटिक रीजन्स में रह रहे हैं, वो क्यों आर्कटिक रीजन्स में रह रहे हैं। हमारे पास मलेरिया कॉजिंग मस्कीटोज़ हैं, वो क्यों डैम्पर वार्म एरियाज़ में रह रहे हैं, यानी कि द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी एंड जोग्राफी हम मालूम कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स की या बायोमेट्री, दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। उसमें हमने ये पढ़ा कि कैसे रिसर्च डेटा, फॉर एग्जांपल 90% ऑफ द पीपल हु स्मोक विल गेट लंग कैंसर, ये जो नंबर है, ये जो परसेंटेजेस हैं, इनको जब हम पढ़ेंगे तो हम बायोस्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं बायोइकोनॉमिक्स की कि किस तरह हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुंचा सकती है बायोलॉजी। एंड व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी में एनिमल्स भी आएंगे, बायोलॉजी में प्लांट्स भी आएंगे, बायोलॉजी में ह्यूमन बींग्स भी आएंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको दी वीट की यानी कि गंदम की। तो गंदम में क्या होता है, गंदम कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, चावल कितना ग्रो कर रहा है, कितने प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उसका हमारे मुल्क की इकॉनमी पे क्या असर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा किस में, बायो इकोनॉमिक्स पर।